सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आइए अब फटाफट से हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, जिसमें अब मैं पढ़ाऊंगी डीएनए वर्सेस आरएनए। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोगों ने डीएनए के बारे में समझा। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। वहीं हमने पढ़ा था कि एक और न्यूक्लिक एसिड होता है जिसका नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज आरएनए। तो भाई सिर्फ डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों लिया गया, आरएनए को क्यों नहीं लिया गया, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले इसके बारे में कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो डीएनए जो होता है इसके पास डीऑक्सीराइबो शुगर होता है। डीऑक्सीराइबो शुगर का मतलब क्या होता है? जैसे हमने एक शुगर बनाया था, तो मैंने बताया था कि हमारे पास फर्स्ट प्राइम कार्बन है, ये सेकंड प्राइम है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ प्राइम कार्बन है। तो जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए के सेकंड प्राइम कार्बन पे OH नहीं प्रेजेंट होता, नो OH इज प्रेजेंट। ठीक है ना। देखो ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन क्या करेगा? रिएक्टिविटी करेगा, है ना, रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता। उस ऑक्सीजन ना प्रेजेंट होने की वजह से, क्योंकि देखो ये ऑक्सीजन फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है, ये ऑक्सीजन फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है। अगर यहाँ पर भी ऑक्सीजन होता तो ये और फॉस्फेट बॉन्ड बना लेता। भाई समझने वाली चीज है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसकी वजह से ये फॉस्फेट बॉन्ड नहीं बनाएगा या फिर किसी भी तरीके से कोई रिएक्टिविटी नहीं दिखाएगा, है ना। ये नॉर्मल एक हाइड्रोजन हो गया एक कार्बन का। ठीक है, तो ये क्या होगा? मोर स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वही हम आरएनए की बात करें, तो आरएनए के सेकंड प्राइम कार्बन पर ये OH प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये इसे क्या बना रहा है? लिबाइल बना दे रहा है। ये रिएक्टिव हो जाएगा, डिग्रेडेबल हो जाएगा, यानी कि ये डिग्रेड हो जाएगा, ये टूट जाएगा, है ना। तो इसी वजह से जो आरएनए है ये क्या है? हमारा बेटर, क्या कहते हैं, डीएनए जो है ये बेटर माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डीएनए के अंदर में थाइमीन प्रेजेंट होता है। हम लोगों ने बात करी थी कि हमारे पास क्या है, नाइट्रोजनस बेसेस होते थे, तो प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स होते थे। जिसमें पाइरिमिडीन के अंदर में हमारे पास थाइमीन होता था, यूरेसिल होता था एंड साइटोसिन होता था, है ना। तो जिसमें से थाइमीन और यूरेसिल की बात जब मैंने करी थी, तो मैंने बोला था कि थाइमीन कैसा रहता है अपना। थाइमीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है डीएनए में, एंड यूरेसिल जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है आरएनए में। ठीक है, तो ये थाइमीन जो है ये जब डीएनए में प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से डीएनए को एक एडिशनल स्टेबिलिटी मिल जाती है, और आरएनए में यूरेसिल होता है। ठीक है ना, समझ गए। तो ये एडिशनल स्टेबिलिटी दे रहा है, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल हो गया ना। और जो स्टेबल कंपाउंड होगा वही तो क्या करेगा? जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखेगा। तो स्टोरेज की बात कर रहे हैं। हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए। देखो पहली बात ना, कई बार तुमने सुना होगा कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, है ना। आरएनए को पहला जेनेटिक मटेरियल क्यों माना गया था? सबसे पहले चीज क्या है कि आरएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल की तरह कई ऑर्गेनिजम्स में काम करता भी है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं करता, करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, जैसे कि अपना क्या कहते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं, उनके अंदर में पाया जाता है आरएनए। ठीक है, तो अगर बात करी जाए तो उससे पहले, अगर सबसे पहले स्टार्टिंग में चले जाए, तो हम तो कहते हैं कि प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल माना जा रहा था, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी ही प्रोटीन से बनी हुई है ना। हर तरफ से प्रोटीन ही प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन प्रेजेंट है। तो सबने बोला कि भाई प्रोटीन है और सभी में प्रोटीन पाया जा रहा है, तो हो सकता है भाई प्रोटीन ही वो जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, जिसके ऊपर हर्शी एंड चेज ने जब एक्सपेरिमेंट किया, तो प्रॉपर्ली प्रूफ हो गया कि नहीं भाई ये क्या है, हमारा डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ना कि प्रोटीन होता है। फिर जब बात की गई आरएनए से, तो देखा गया कि आरएनए जो है ये हमारी बॉडी के बहुत सारे प्रोसेसेस को कर रहा है। जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, हमारी बॉडी का जो पूरा होता है वो आरएनए से ही मेंटेन होता है ना। ट्रांसलेशन करता है तो प्रोटीन बना लेता है। कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। कैटलिस्ट में आप एक एंजाइम का नाम लेते हैं जिसको राइबोजाइम बोलते हैं, तो राइबोजाइम अपना वहां पे काम करता है। साथ ही साथ हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल रोल जो जितना भी स्ट्रक्चरल फंक्शन है उसको कौन करता है? हमारा आरएनए करता है। तो फिर ये बात भी होने लगी कि भाई आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, और कहीं ना कहीं इसका जो स्ट्रक्चर था बिल्कुल इसके शुगर का बिल्कुल सेम था। लेकिन फिर बाद में ये देखा गया कि ये जो है ये उतना स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, ये उतना स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 2 प्राइम पे OH प्रेजेंट है। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है ना, क्या नहीं होता? ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से ये क्या है? मोर स्टेबल माना गया। साथ ही साथ देखो अब यहाँ पर क्या है, ये मोर स्टेबल है, उसकी वजह से म्यूटेशन थोड़ा कम होगा। देखो म्यूटेशन तो हर एक चीज में हो रहा है ना, हर एक चीज क्या करती है? म्यूटेट करती है। बट वैसे ही डीएनए क्या है, देखिए स्लोअर रेट पे। तो वैसे ही डीएनए क्या है, ये म्यूटेट करता है एट स्लो रेट। ठीक है, बट इसके अंदर म्यूटेशन बड़ी ही फास्ट होती है। लेकिन आरएनए को जेनेटिक मटेरियल इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी के मेन फंक्शंस को कैरी करता है। ठीक है, देखा गया कि जो प्रोटीन बनाने में भी हेल्प कर रहा है वो आरएनए ही कर रहा है। ठीक है, इसीलिए जेनेटिक मटेरियल माना गया, इसीलिए हम कहते हैं कि डीएनए जो है वो आरएनए से ही मिला है। ठीक है, दूसरी बात करें म्यूटेशन की, तो म्यूटेशन क्या है अपना? म्यूटेशन जो है ये इसके अंदर में बहुत ही स्लो रेट पे होता है। ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन नहीं होगा, म्यूटेशन हर चीज में हो रहा है। तो म्यूटेशन क्या है? बट स्लो रेट पे है क्योंकि स्टेबल है। लेकिन भाई आरएनए के अंदर में बात करी जाए तो ये थोड़ा सा फास्टर रेट पे क्या करता है? म्यूटेट करता है। नेक्स्ट चीज की बात करी जाए तो ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड है। देखो स्टेबिलिटी के लिए हमने बात करी, किसके पास क्या है? सेकंड प्राइम पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, थाइमीन इसके अंदर में है जो इसको कन्फर कर रहा है स्टेबिलिटी को। ठीक है, दूसरा चीज क्या होता है, इनके पास डबल स्टैंडर्ड, क्या कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड होता है। साथ ही साथ इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है इसके पास। तो ये क्या करता है भैया, अपने एक स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड इजीली जो है इसका बनता रहता है ना, बना हुआ है। तो जो प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग है, अगर कहीं पर नहीं है, कोई नहीं है, तो कोई अगर किसी भी तरीके के बेस पेयर में कोई दिक्कत हुई तो उसकी रिपेयरिंग इजीली हो जाती है। बट अगर उसमें देखा जाए आरएनए में, तो आरएनए में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वहां पे स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है। ठीक है,
साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर जो बेस पेयर्स के बीच में बात करी थी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात करी थी कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि इसको कन्फर करता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, जो कि आई थिंक क्या कहते हैं यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो भी इसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट चीज आते हैं कि तो फिर आरएनए को और डीएनए में हम इसमें याद कैसे रखेंगे। तो इसमें दो चीजें याद रखी जाएंगी, इसीलिए ये माना गया कि जो स्टेबिलिटी होती है ना, जो इसीलिए माना गया कि जो स्टेबिलिटी होती है वो डीएनए में ज्यादा होती है, आरएनए जो है वो थोड़ा कम स्टेबल है। इसीलिए डीएनए जो होता है इट इज क्या कहते हैं मेन, इट इज अ बेसिस फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, सॉरी, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा उसके स्टोरेज का जो मेन बेसिस होगा वो क्या है, हमारा डीएनए है। बट अगर किसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है, ठीक है ना, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, उसका ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो उसको कौन करेगा, बेसिकली आरएनए करेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए वो कौन है, आरएनए है। स्टोरेज के लिए कौन है, डीएनए है। ठीक है, आरएनए क्या है हमारा, थोड़ा सा क्या कहते हैं आपका लेस स्टेबल होता है, लेकिन हाँ आरएनए बहुत से ऐसे वायरसेस हैं, ठीक है, जिनके अंदर में आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो ये था आपका डीएनए वर्सेस आरएनए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलो अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, तब तक आप इसको देख लीजिए, उसको रब करती हूँ और नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम पढ़ते हैं उसके आगे। देखो अब तक हम लोगों ने जाना कि भाई डीएनए और आरएनए में, डीएनए जो है अपना बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है, दो आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ चीज़ों में, लेकिन क्यों नहीं है वो सभी में जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि वो उतना स्टेबल नहीं है। तो अब एक बार प्रॉपर तरीके से हम पढ़ लेते हैं कि ठीक है भाई क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो एक अगर जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, तो वो कैसा होना चाहिए, है ना भाई। तो हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल, हमें पता चल चुका है कि डीएनए है, लेकिन डीएनए को छोड़, मतलब डीएनए को नहीं, हम किसी और को अगर हम बता रहे हैं कि भाई जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो हम यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहला, तो उसे कैसा होना चाहिए, तो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, है ना। स्टेबल होगा, अगर तुम स्टेबल हो, कोई स्टेबल है, तभी तो वो क्या है, अच्छा है ना। तो इसीलिए तो डीएनए में और आरएनए में, जबकि आरएनए क्या है, अपना फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन फिर भी डीएनए क्या है, अपना बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है। क्यों, क्योंकि वो स्टेबल है। ठीक है, सेकंड इसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए कि शुड नॉट म्यूटेट इजीली, है ना। ये ना हो कि म्यूटेशन जो है वो फटाफट से हो जा रही है, मतलब कुछ हुआ नहीं पहले ही म्यूटेशन हो गई, तो अगर म्यूटेशन ही हो जाएगी तो बड़ी ही खतरनाक बात है। तो म्यूटेट भी नहीं होना चाहिए इजीली। थर्ड पॉइंट हम बोलेंगे कि हम बोलेंगे यहाँ पे शुड फॉलो मेंडल लॉज, है ना। जो मेंडल सर थे उनके लॉज को इन्हें मतलब फॉलो करना चाहिए, है ना। जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है एंड वेरिएशन है, उसके अंदर में जो लॉ हमें दिए गए हैं मेंडल के थ्रू, उस मेंडल उनके लॉज को हमारे जेनेटिक मटेरियल को अगर वो यूज करता है तो वो क्या है, एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, जो कि डीएनए फॉलो कर रहा था। फोर्थ अगर हम बोले तो वो क्या होना चाहिए, बेसिकली शुड प्रोड्यूस इट्स रेप्लिका, है ना, शुड प्रोड्यूस इट्स रेप्लिका, मतलब वो अपने क्या कर सके, रेप्लिका बना सके, यानी कि वो रेप्लिकेशन कर सके, है ना, बाय रेप्लिकेशन। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। तो रेप्लिकेशन करके बेसिकली क्या होना चाहिए, वो अपना रेप्लिका बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि एक जेनेटिक मटेरियल होने के लिए उसकी क्या क्या खासियत होनी चाहिए। तो वो स्ट्रक्चरली केमिकली स्टेबल होना चाहिए, फास्टर रेट पे म्यूटेट नहीं करना चाहिए, म्यूटेशन तो होगी लेकिन धीरे होगी, है ना, म्यूटेट तो हर एक चीज कर रही है, तो ऐसा ना हो कि फटाफट हो जाए। इसलिए डीएनए को हमने क्यों माना, क्योंकि वो इजिली म्यूटेट नहीं करता। थर्ड क्या हो गया कि मेंडल के लॉ को फॉलो करता है एंड साथ ही साथ अपनी रेप्लिका को भी बना सकता है। ठीक है ना, तो वो रेप्लिकेशन कर रहा है। चलो, तो यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है वो हम पढ़ेंगे सेंट्रल डॉग्मा। ठीक है ना, सेंट्रल डॉग्मा की बात करते हैं। ठीक है, सेंट्रल डॉग्मा क्या है, तो सेंट्रल डॉग्मा जो है इसको पहले हम बात करेंगे कि दिया किसने था। तो इट वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। ठीक है ना, फ्रांसिस क्रिक सर थे, उन्होंने इसे दिया था। ठीक है, क्रिक सर थे, उन्होंने इसे दिया सेंट्रल डॉग्मा को। इनका क्या कहना था कि जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हमने बोला था कि जो डीएनए होता है वो अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, एंड जो आरएनए होता है वो उसको क्या करता है, फिर अपना ट्रांसफर करता है एंड देन प्रोटीन बनाता है। तो जो बेसिकली इस तरीके से, जैसे डीएनए है, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, ऐसा क्यों नहीं है कि पहले प्रोटीन बन गया फिर प्रोटीन से इन्फॉर्मेशन डीएनए पे नहीं, फिर डीएनए से आरएनए पे चली, मतलब सब कुछ ऐसे क्यों नहीं हुआ। तो फ्रांसिस क्रिक सर ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि देखो, मतलब फ्रांसिस क्रिक ने क्या बोला
तो उन्होंने क्या बोला कि बेसिकली जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला कि ये हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, ठीक है ना। एक्सेप्ट, यहाँ पर आपके पास एक्सेप्ट मत लिखो, यहाँ पे इतना ही सब लिख लो कि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। तो सेंट्रल डॉगमा से क्या पता चला कि सेंट्रल डॉगमा जो था इट वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने बोला कि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। कैसे बताया इन्होंने, तो जैसे कि एक डीएनए है, ठीक है ना, इससे अपना क्या बनता है, एक एमआरएनए, ठीक है, आरएनए का ही एक फॉर्म होता है ना, उसी में हमारे पास क्या बनता है, फिर इसके बाद हमारा प्रोटीन बनता है ना, ये प्रोटीन बनता है और यही प्रोटीन क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है अपने आप को, है ना, क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। अच्छा, अगर डीएनए से डीएनए बन जाए तो उसको हम प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, है ना। रेप्लिका का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम अपने जैसा, है ना, अपने जैसा ही बनाना, अपनी कॉपी बनाना। तो डीएनए अपनी ही कॉपी बनाना, डीएनए अपने आप को ही फॉर्म करा, तो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आरएनए से प्रोटीन बन जाए तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। क्या कहा जाता है, इसे ट्रांसलेशन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रोटीन बना, तो यही इन्होंने बताया कि अगर जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी फ्लो में कर रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। तो ये हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सेंट्रल डॉगमा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक अलग सी चीज का, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। भाई ये क्या होता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है बेसिकली वो प्रोसेस, ये कुछ ऐसे है हमारे पास जो कि क्या करते हैं कि इस लॉ इसको फॉलो नहीं करते, यानी आरएनए से डीएनए को बना देते हैं, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अपने पास है जो हम पढ़ते भी हैं, दैट इज एचआईवी वायरस, ठीक है। ये जो वायरस है ना, ये क्या करते हैं कि ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं, ठीक है। तो आरएनए से डीएनए को जब बनाया गया, ठीक है, यानी कि जब आरएनए से डीएनए बन जाए तो यहाँ पर जो यूज होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो इसके लिए एंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है ना। ये एंजाइम इसके लिए यूज किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये होती है, इस प्रोसेस का नाम होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं टेमिनिज्म, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसे, टेमिनिज्म बोला जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेमिनिज्म में कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो मतलब ये नहीं है कि अलग कोई चीज पूछ रहा है, टेमिनिज्म का मतलब ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है और उसके अंदर में जो एंजाइम यूज होता है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होना चाहिए, केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, इजीली म्यूटेट नहीं करना चाहिए, मेंडल के लॉ को फॉलो करना चाहिए, साथ ही साथ अपनी रेप्लिका को बना सकता होना चाहिए, इतना उसके पास हो कैपेबिलिटी, ठीक है ना। सेंट्रल डॉगमा था जो कि फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। इन्होंने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन होता है ये यूनिडायरेक्शनल वे में फ्लो करता है, जिसमें डीएनए जो होता है, अगर डीएनए से डीएनए बनता है तो रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन, एंड डीएनए एमआरएनए से अगर प्रोटीन बनता है तो उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है, ठीक है। फिर प्रोटीन क्या करता है, यही है वो बंदा जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है ना। हमारी बॉडी के अंदर जो भी काम चल रहा है प्रोटीन सर की वजह से चल रहा है, तो इतना काम करना पड़ता है पहले, तब जाके प्रोटीन बनता है, ठीक है ना। ठीक है, यही लोग तो जीन कैरी कर रहे हैं ना इस प्रोटीन को बनाने के लिए। अपनी बॉडी के अंदर में कोई भी प्रोटीन अगर बन रहा है तो उसके लिए जीन जो है यही लोग तो कैरी करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो इनके अंदर है ये स्टोर करता है, ये स्टोर करके इसको ट्रांसफर करता है, ये मैसेज लेकर के इसके पास आता है, इसी वजह से इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, है ना। ये सेम चीज हो रही है। अब बात करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, तो मतलब कुछ ऐसे हैं भाई जो हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते रहेंगे। तो वैसे ही हमारे पास एक एग्जाम्पल लिया हमने एचआईवी का, जिसमें आरएनए से डीएनए बन रहा है और इस दौरान इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम यूज हो रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को और हम क्या बोलते हैं, टेमिनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और टेमिनिज्म एक ही बात है। तो अब इसको एक बार देख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पैकेजिंग, कि डीएनए की पैकेजिंग किस किस टाइप से होगी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक उसे क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। तो उसको समझ के समझेंगे और देखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए मतलब डीएनए की पैकेजिंग किस टाइप से होती है, तो इसमें दो तरीके से पढ़ेंगे हम। एक होता है हमारे पास प्रोकैरियोट्स के लिए, ठीक है,
एंड दूसरा होता है हमारे पास यूकैरियोट्स के लिए, ठीक है ना। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स तो सबको पता होगा कि क्या होते हैं, ठीक है ना। प्रोकैरियोट्स मतलब ये क्या है, हमारे बड़े ही पुराने टाइप के लोग हैं, है ना, बड़े पुराने टाइप के मतलब है। इनमें हमारे आधे कौन है, मेनली हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वही आते हैं, है ना। प्रोकैरियोट्स के जो सोल मेंबर है वो हमारे मोनरा ही होते हैं, जिन्हें हम मोनरा ही होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। और मोनरा में सोल मेंबर कौन है, अपने बैक्टीरियाज है। ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट क्या है, बेसिकली हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, तो जिसके अंदर में हम बात करेंगे अभी मेनली ई-कोलाई के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, ई-कोलाई के बारे में। जब मैंने अपनी सेकंड वीडियो डाली थी तो उसके अंदर भी मैंने सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया था, जिससे मैंने बताया था कि ई कोलाई के पास कितने बेस पेयर्स होते हैं। तो ई कोलाई के पास कितने बेस पेयर्स होते हैं, बताओ। 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स होते हैं, मैंने बताया था 4.6, जितना 6 यहाँ पर है पॉइंट के बाद उतना ही ऊपर में भी रहता है, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। तो 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स होते हैं, किसमें होते हैं, ई कोलाई के अंदर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अब मेन चीज क्या होती है ना, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर में क्या होता है कि जो कैरियो का मतलब क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियस होता है एक तरीके से। तो जो न्यूक्लियस होता है ना इनका, ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है इनका, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, प्रॉपर न्यूक्लियस, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह है, तो इस तरीके से इनके पास जो होता है उतना अच्छा न्यूक्लियस नहीं होता। इनके पास क्या होता है, एक तरीके से इनका जो न्यूक्लियस होता है, इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है जो भी, वो सारा का सारा क्या होता है इनके सेल के अंदर में। जैसे अगर ये ई कोलाई है तो ये यहाँ पर ऐसे करके प्रेजेंट होता है इनका, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर में क्या है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर में ये सेल है तो इस सेल के अंदर में एक यहाँ पे इस तरीके से न्यूक्लियस होगा, उसकी पूरी प्रॉपर मेम्ब्रेन होगी एंड उसके अंदर में मटेरियल उसका घूम रहा होगा। बट इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, इनके पास ऐसे फैला हुआ रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमने समझा जैसे कि हमारे पास होता है, तो इनके पास क्या होता है, नो वेल डिफाइंड, हम बोल देंगे नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनके पास किसी भी तरीके का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता, ठीक है। तो ये जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है इनका, तो वो कैसे है, इनके पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर में ऐसे ही फैला हुआ है। तो ये जिस जगह फैले हुए होते हैं उस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं, ठीक है। इस रीजन को हम बोलते हैं, ठीक। तो ये जो न्यूक्लियस, ये बेसिकली इनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो इनका मटेरियल है वो ऐसे ही इसके अंदर में फैला हुआ है। तो ये इनकी पैकेजिंग कैसे हो रही है, ठीक है। जैसे इनकी पैकेजिंग के लिए क्या क्या लगता है, तो बेसिकली हमें पता है कि डीएनए जो होता है ये कैसा होता है, एसिडिक होता है नेचर। कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, सॉरी एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो अब इसकी पैकेजिंग करवानी है, देखो ऐसे तो फैला के नहीं रख सकते, डीएनए तो बहुत बड़ा है ना, डीएनए तो वही लंबा होता है, तो उसको पैक करके तो रखना पड़ेगा, चाहे तुम इसे फेंक के रखो चाहे कैसे भी रखो, पैक तो करके रखना पड़ेगा। तो पैकेजिंग के लिए हमें चाहिए होता है, और पैकेजिंग हमें चाहिए होते हैं कुछ प्रोटीन्स, ठीक है ना। और पैकेजिंग प्रोटीन्स आर नीडेड, ठीक है ना। कौन से प्रोटीन्स आर नीडेड, तो प्रोटीन्स की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये प्रोटीन्स होते क्या है हमारे, इनको हम बोलते हैं पॉलीअमाइंस। क्या बोलते हैं यहाँ पर, पॉलीअमाइंस बोलते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ना बेसिकली, ये कैसे होते हैं, तो ये हमारे बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। कैसे होते हैं, ऑब्वियसली बात है बेसिक होंगे ना, बेसिक होंगे भाई, ऑब्वियसली बात है। अगर तुम्हें किसी को बांध के रखना है ना तो उसे उल्टा वाला लेकर के आना पड़ता है, जिससे तो भाई ये एसिडिक है तो एसिडिक के लिए बेसिक लेकर के आएंगे, है ना। तो ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या है हमारे पास, ये हमारे क्या होते हैं, पॉली अमीन्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। तो यही बेसिक प्रोटीन्स क्या करते हैं, हमारा पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अपना समझ में आया कि ये पैकेजिंग के लिए चाहिए होते हैं। अब हमने बात करी कि इनके पास कितने बेस पेयर्स होते हैं, तो इतने बेस पेयर्स होते हैं। तो अगर हम लेंथ ऑफ डीएनए निकालें इनका, ठीक है, क्या निकालें, लेंथ ऑफ डीएनए निकालें प्रोकैरियोट्स का, तो वो कितना आ जाएगा, हमें पता है कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस जो होता है बिटवीन टू बेस पेयर, ठीक है ना, बिटवीन अ बेस पेयर, वो कितना होता है, तो वो होता है हमारे पास 3.4 नैनो 0.34 नैनोमीटर, है ना। ये हमारे पास होता था। तो हम क्या करेंगे, 4.6 को 4.6 इंटू 10⁻6, ठीक है, इंटू 0.34, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास समथिंग 1.36 mm का हमारे पास आ जाता है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1.36 mm का, ठीक है ना, मिलीमीटर में आता है। तो मिलीमीटर में 1.36 मिलीमीटर का हमारे डीएनए का लेंथ आ जाता है, ठीक है। इतना इनका लेंथ होता है डीएनए का, जो कि इसके पास पाया जाता है, ठीक है, सॉरी।
तो ये न्यूक्लियोइड हो गया। तो यहाँ तक समझ में आया कि जो पैकेजिंग है डीएनए की कैसे होती है। तो प्रोकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो वो क्या होता है बेसिकली उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऐसे ही फैला हुआ रहता है। ठीक है, अब ऐसे ही फैला हुआ इसका मतलब ये नहीं कि स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड नहीं होता, एक रीजन में पड़ा हुआ होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसकी जो न्यूक्लियोइड में ऐसे अगर इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो फिर तो ये पूरे में फैला हुआ होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ एक रीजन में क्यों है, ये न्यूक्लियोइड रीजन में ही क्यों बोल रहे हैं, मैं पूरे में फैल जाऊँ ना, फिर तुम यहाँ से पूरी धारियां खोल दो, क्यों नहीं खोल रहे हो। तो ये इसलिए नहीं खोलते क्योंकि इनके पास क्या है, पैकेजिंग हो रखी है इनकी। और पैकेजिंग के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं यानी कि जो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं वो एसिडिक प्रोटीन, एसिडिक डीएनए को बांध के रखते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीएमीज बोलते हैं। ठीक है, अगर हमने बात करी कि जो डीएनए की लेंथ है तो प्रोकैरियोट के अंदर में 4.6 × 10⁻⁻⁶, ठीक है ना, 10⁻⁶ इंटू 0.34 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 1.36 mm तक का हमारे पास लेंथ ऑफ डीएनए हमने निकाल लिया। तो देखो जो प्रोकैरियोट है ना बड़े सिंपल बंदे होते हैं, तो सिंपल इनका काम था, तो सिंपल हमने समझ लिया। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो चलो हम बात कर लेते हैं यूकैरियोट्स के बारे में। देखो यूकैरियोट्स के पास क्या होता है ना, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनके पास। तो इनके पास क्या है ना, इनके पास क्या है, ये प्रेजेंट लिखा है मैंने, ठीक है ना। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट होता है। तो इनके पास क्या था ना कि भाई न्यूक्लियस नहीं था, ये प्रॉपर्ली क्या था, यहाँ पर स्कैटर्ड तो नहीं कहेंगे बट हाँ यहाँ पे एक रीजन में ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं थी, बट इनके पास तो प्रॉपर मेम्ब्रेन है। तो इनके लिए लेकिन अगर बात की जाए तो डीएनए तो इनके अंदर में भी है, और डीएनए कैसा है, डीएनए तो हम पढ़ रहे हैं, तो इसका कैसा होगा, एसिडिक ही होगा, चाहे प्रो हो चाहे यू हो, एसिडिक ही तो होगा। ठीक है, एसिडिक नेचर का होगा। तो अगर एसिडिक नेचर का है तो इनके लिए जो हमें पैकेजिंग के लिए चाहिए होते हैं प्रोटीन्स, तो जो पैकेजिंग प्रोटीन्स होते हैं इनके वो क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। ये कैसे होंगे, ये भी बेसिक होंगे नेचर में। कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, अच्छा जी, तो ये बेसिक होते हैं नेचर में। अब ये हिस्टोन प्रोटीन होते कितने हैं, तो ये होते हैं हमारे पास 5 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारे पास पहला कौन सा है, H1, ठीक है ना, दूसरा आएगा H2A, ठीक है, तीसरा आएगा H3, क्या कहते हैं H2B, फिर आएगा H3 और फिर आएगा H4। ठीक है ना, तो कौन कौन है, H1 है, H2A है, H2B है, H3 है एंड H4 है। ये हमारे पास 5 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर में होते हैं, जिनमें से ये 4 जो होते हैं ना ये हमारा बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। ठीक है, ये बंदा ये जो होते हैं ये हिस्टोन ऑक्टामर की तरह काम करता है। अच्छा, ऑक्टामर का मतलब क्या होता है, ऑक्टा का मतलब क्या होता है, 8 होता है। ठीक है ना, यानी कि सोचो कि अगर ये 4 है और 4 से 8 बनाना है यानी कि ये 2 होंगे, यानी कि H2A का नंबर भी कितना होगा, 2 इन नंबर होगा, है ना। ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, तभी तो ये 8 बनेंगे, और 8 बनेंगे तभी तो ये ऑक्टामर बनाएंगे। तो बेसिकली ये क्या है, एक ऑक्टामर बनता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं कि यही ऑक्टामर जो होता है ना इसके ऊपर क्या करता है, हमारा डीएनए कॉइल हो जाता है। ठीक है, डीएनए की कॉइलिंग होती है। तो पैकेजिंग के लिए क्या होता है, पैकेजिंग के दौरान होता कैसे है, ठीक है, तो जो डीएनए होता है ये क्या करता है, कॉइल ओवर दी ऑक्टामर। तो ये जो ऑक्टामर होता है ना इसके ऊपर कॉइलिंग करता है। ठीक है, और ये बेसिकली लॉक की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एक्ट्स एज अ लॉक। किसकी तरह काम करता है, लॉक की तरह काम करता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर क्या कहते हैं, कॉइलिंग करता है एंड ये लॉक की तरह उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे पास बनता है। ठीक है ना, तो डीएनए में यहाँ पर अपना जो होती है सुपर कॉइलिंग होती है जिससे हमारा बनता है क्रोमैटिन। ठीक है ना, क्या बनता है, क्रोमैटिन। और यही क्रोमैटिन क्या करता है, बेसिकली हमारा ऑक्टामर के ऊपर लिपटा जाता है। ठीक है, जिससे हमें मिलता है बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्टेज। ठीक है ना, क्या मिलता है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्टेज मिलता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई क्रोमैटिन है तो क्रोमैटिन क्या है, पूरा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। कंडेंस का मतलब क्या होता है, देखो अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, इतना समझ में आया ना कि इसकी लेंथ हमने कैसे निकाली, तो मैं इसकी बड़ी रफ कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं, ठीक है ना, लेंथ अगर निकालूं ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए, देखो डीएनए का अगर हम न्यूक्लियस का बात करें तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10⁻⁻15 वगैरह कुछ ऐसा होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है।
अब देखो अगर तुम ध्यान दोगे बहुत ही छोटा साइज में होता है न्यूक्लियस का, जो अगर देखो अगर हम बात करें कि लेंथ ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है, चलो ठीक है, अब बात करते हैं हम, चलो अब बात करते हैं लेंथ ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए के बारे में, ठीक है। तो अगर देखो खुद सोचो कि जो डीएनए का हमारा जो न्यूक्लियस होता है, हर सेल के अंदर में इतने न्यूक्लियस है ना, हर एक सेल के अंदर में एक न्यूक्लियस होगा, तो वो न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, है ना, बहुत छोटा होगा। अब देखो अगर मैं बताऊं तो हम यूकैरियोटिक हैं, तो हमारे ह्यूमन के सेल के अंदर में हमने कितना पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर थे, है ना, इतने 9 बेस पेयर थे हमारे पास, 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर थे हमारे एक सेल के अंदर में, ह्यूमन सेल के अंदर में, ठीक है जी। तो अब अगर हम इससे निकालें तो हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.3 इंटू 10⁻9 इंटू हमारे पास जो हमारे दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस था, मतलब तो वो कितना था 0.34, है ना, यही था। अगर जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास करीबन 2.2 मीटर की लेंथ आ जाती है, ठीक है, यानी कि करीबन मतलब हम कहें तो 2 सवा 2 मीटर का हमारे पास क्या होता है, एक डीएनए होता है। यानी इतना छोटा सेल जिसकी अगर हम देखें तो इतना छोटा जो हमें नेकेड आई से दिख भी नहीं रहा, और एक इतना बड़ा डीएनए जो कि 2.5 मीटर का डीएनए है, 2 मीटर का डीएनए है, वो उसके अंदर में कैसे जा रहा है, जिसका सेल को हम देख भी नहीं सकते, जिसका सेल नहीं देख पा रहे, जिसका न्यूक्लियस नहीं देख पा रहे हैं, तो उसके अंदर में हम 2-2 मीटर के डीएनए को कैसे कंडेंस कर पा रहे हैं। तो उसके अंदर में हमें सुपर कंडेंसेशन चाहिए होगी, सुपर कॉइलिंग चाहिए होगी। तो वो जो सुपर कॉइलिंग होती है बेसिकली, जो कॉइलिंग होती है, तो उसके अंदर में जो डीएनए होता है, जो इतना बड़ा डीएनए है, उस डीएनए को हम कंडेंस करते हैं, क्रोमैटिन बनाते हैं, एंड जब सुपर कॉइलिंग कर जाती है तो उससे बन जाता है हमारा क्रोमोसोम, ठीक है ना। वो क्रोमोसोम जो कि हमें मेटाफेजिक स्टेज पे एक्स शेप का दिखाई दे रहा होता है ना, वही वाला क्रोमोसोम तो क्रोमोसोम में बनता है, जिसमें जो कि और सुपर कॉइलिंग के बाद बनता है, वो क्रोमैटिन के बाद की स्टेज होती है। तो अगर कोई पूछे कि सुपर कॉइल जो सबसे ज्यादा सुपर कॉइल स्टेज होती है, वो क्रोमोसोम स्टेज होती है, ठीक है। तो क्रोमैटिन है, तो यही जो क्रोमैटिन है, तो ये कैसे लगा हुआ है, जैसे कि मान लो ये हमारे पास क्या है, एक हमारा ऑक्टामर है, ठीक है। ये ऑक्टामर बनाने के लिए हमारे पास ये 8 क्या है, मतलब ये 4 हमारे पर हिस्टोन प्रोटीन्स है। तो इसके ऊपर हमारा जो डीएनए होगा ना, वो इस तरीके से लिपटा हुआ होता है, ठीक है। डीएनए कैसे है, ऐसे ही लिपटा हुआ है। तो बेसिकली ये जो क्रोमैटिन होता है, ये क्रोमैटिन जो है, अगर मान लो ये कंडेंस्ड है, ठीक है, ये पूरा कंडेंस्ड है, ये कंडेंस्ड है, लेकिन कुछ पार्ट अगर नॉन कंडेंस्ड रह गया तो वो ऐसा हो जाएगा, फिर कंडेंस्ड हो जाएगा, फिर वो ऐसे कुछ टाइप पार्ट होगा, फिर उसको कंडेंस्ड होगा, तो मतलब खोलो, ठीक है ना, कहीं पे गांठे हैं, कहीं पे खुली है, कहीं पे गांठे, कहीं पे, तो उसी तरीके के स्ट्रक्चर की वजह से हमें बीज वाला स्ट्रिंग स्टेज मिल जाती है, ठीक है। जब हम उसे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के ऊपर बीज लगे हुए हैं, जैसे मोती लगे हुए हैं, एक धागा है और धागे के ऊपर मोती लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो मोती क्या है, वो मोती हमारे क्रोमैटिन है, ठीक है, जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, तो उसी को हमने क्या बोला है, हमारा बीज बोला है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम कॉइलिंग कर क्यों रहे हैं, क्यों कॉइलिंग की रिक्वायरमेंट, देखो यूकैरियोट वाले में तो 1.36 mm का था, तो ठीक है, उसके अंदर उतनी कंडेंसेशन चाहिए थी जितना उसके पॉलीमरीज कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पैकेजिंग के लिए तो हमें 2.5 मीटर का, करीबन 2 मीटर मान लो, ढाई क्या मानो, 2 मीटर का मान लो, इतना बड़ा डीएनए है, और उसको हम इतने छोटे से न्यूक्लियस जिसको हम देख भी नहीं पा रहे अपनी आंखों से, उसके अंदर में उसे हमें पैक करना होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है भाई, सुपर कॉइलिंग हो रही होती है वहाँ पे, तो हमें क्या चाहिए होता है बेसिकली, ये इस तरीके के हिस्टोन प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे हैं अपने, बेसिक होते हैं, कैसे होते हैं हमारे, बेसिक होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है जब हमें सुपर कॉइलिंग चाहिए होती है, ठीक है ना। जब हमें सुपर कॉइलिंग चाहिए होती है तो सुपर कॉइलिंग के लिए हमारे पास आ जाते हैं कुछ एनएचसी प्रोटीन्स भी, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स इन्हें कहा जाता है। ये कैसे होते हैं नेचर में, ठीक है, एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। अगर कोई पूछे कि हिस्टोन में और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है, तो एनएचसी प्रोटीन जो होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ये कब चाहिए होते हैं, जब हमें बहुत ज्यादा कॉइलिंग करनी है, ठीक है, एकदम कॉइल कर करके मतलब इतना ज्यादा कॉइल करना है, उसको एकदम छोटा कर देना है, तो उस टाइम पे हमें एनएचसी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये हमारा कॉइलिंग के लिए चाहिए होता है, कॉइल करके क्रोमैटिन बनता है, और यही क्रोमैटिन जो है ये धागे पे लगता है, जैसे बीज वाला क्या कहते हैं, हमें स्ट्रक्चर देता है, तो उसे बीज वाला स्ट्रिंग स्ट्रक्चर या फिर स्टेज कह देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आया कि हमारा यूकैरियोटिक का किस तरीके का होता है, ठीक है। तो हमें क्रोमैटिन क्रोमोसोम समझ में आया, क्रोमोसोम जो है कि और भी ज्यादा क्या है, कंडेंस स्ट्रक्चर है हमारे डीएनए का, ठीक है, सबसे ज्यादा सुपर कंडेंस स्ट्रक्चर होता है अपना डीएनए का, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है, ठीक है।
तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, पहले इसको 2 मिनट के देख लूँ और उसके बाद फिर मैं इसको रब करती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे पहुँचते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन के बीच में डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो ठीक है, यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे हेटेरोक्रोमैटिन के बारे में, ठीक है, एंड दूसरा हम बात करेंगे यूक्रोमैटिन के बारे में, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जो क्रोमैटिन है ये क्या है, हमारा पूरा कंडेंस्ड हमारा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ना, एकदम कॉइलिंग कर दी। इसके लिए समझने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऊन लिया अपना, ठीक है ना, ऊन लिया, तो जैसे मैंने बताया कि हमारे पास क्या उसका गुच्छा बना है, तो कहीं कहीं गुच्छा बना, कहीं पे गुच्छा बना और कहीं खुला हुआ है, कहीं पे गुच्छा बना, कहीं पे खुला हुआ है, कहीं पे गुच्छा बना, कहीं पे खुला हुआ है, ठीक है ना। तो अब समझने वाली चीज़ है कि जैसे मेरे पास क्या है, मैंने ऊन लिया, ठीक है, ऊन को लिया और ऊन को मैंने कलर वाली बाल्टी के अंदर में डिप कर दिया, ठीक है। तो जब मैंने उसको बाहर निकाला, तो बेसिकली जब मैं पूरा का पूरा ऊन का डिप निकालूंगी तो वो क्या होगा, पूरा कलर्ड है ना, पूरा कलर्ड होगा। तो वही होता है हमारा हेटेरोक्रोमैटिन टाइप, जैसे पूरा का पूरा एक जो हमारी वुलन बॉल होती है, उस वो पूरे वुलन बॉल को हमने उसके अंदर में डाल दी इसके अंदर में कलर्ड बाल्टी के अंदर में, कलर को निकाला और हमारा पूरा कलर्ड है। तो ये कैसे होंगे, डेंसली कलर्ड है ना। अब मानो तुमने क्या किया, उसी ऊन का एक हिस्सा थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा काट लिया, लंबी सी धागे टाइप होगी, थ्रेड काटी उसकी और थ्रेड को डिप करा। अगर तुम एक हाथ में ऊन के बॉल को रखो और एक हाथ में उस थ्रेड को देखो, तो तुम्हें कहीं ना कहीं मुझे थ्रेड वाला को ना थोड़ा सा लाइटली स्टेन्ड दिखाई दे, डिफरेंस के लिए बता रही हूँ। तो ये कैसा होता है, हमारा डार्कली स्टेन्ड होता है। कैसा होता है, डार्कली स्टेन्ड होता है, ठीक है, समझ में। देखो तुम कहोगे कि डिफरेंस ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम किसी ऊन की बॉल को निकालें तो पूरा पानी के अंदर डिप किया हुआ है और थोड़ा सा देखें तो एक मतलब थोड़ा सा बस ये याद करने का, ऐसा कुछ इसमें साइंटिफिक नहीं है, बट उसको निकाला और उसको देखा हमने तो वो बहुत ज्यादा क्या होता है, डार्क सा लगेगा एज कम्पेयर टू जब हमें वो सिर्फ एक देखने का नजरिया टाइप हो सकता है कि हमने उसको निकाला, उसको देखा तो मतलब वो एक अलग सी थ्रेड जैसी लगी, थोड़ी सी हमें हल्की सी लगी और ये एकदम, तो ये डार्क लगेगा, ये हल्का लगेगा, ठीक है ना। तो ये कैसा होता है, उसी तरीके से जो पूरी उनकी बॉल होती है ना, वो अपनी हेटेरोक्रोमैटिन होती है। कैसी होती है, डार्कली स्टेन्ड होती है। यूक्रोमैटिन कैसा होता है हमारा, लाइटली स्टेन्ड होता है। कैसा होता है, लाइटली स्टेन्ड होता है, ठीक है, ये वही धागा है, ठीक है। अच्छा, अगर तुमने उस पूरे के पूरे ऊन के गुच्छे को लिया और ऊन के गुच्छे से तुम बना सकते हो क्या, ऊन का तुम उस स्वेटर को बुन रहे हो, जैसे मैंने ये स्वेटर पहना है, तो क्या मैं उस पूरे ऊन के गुच्छे से स्वेटर बना सकती हूँ, नहीं बना सकती, मुझे तो उसको पूरा खोलना पड़ेगा ना, वो खुलेगा तभी तो मैं उससे काम कर पाऊंगी। तो ये कैसा होता है, यूक्रोमैटिन सॉरी हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है, ये इनएक्टिव होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है। बट हमारे पास यूक्रोमैटिन जो होता है ये एक्टिव होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक्टिव होता है, ठीक। तो ये कैसा है, इनएक्टिव है, ये कैसा है, एक्टिव है। ये कैसा है, डार्कली स्टेन्ड है, ये कैसा है, लाइटली स्टेन्ड है। तो तीसरा क्या होगा, अभी मैंने क्या बताया कि इनएक्टिव क्यों होगा, इनएक्टिव इसलिए होगा क्योंकि भाई गुच्छे में उनका होता है कि उनके ऐसे गुच्छे में अपने है ना, पूरा एक बॉल बनी पड़ी है उसकी, तो उसको मैं कैसे बोल सकती हूँ यहाँ पर कि ये डेंसली पैक्ड होंगे, है ना, कैसे होंगे, डेंसली पैक्ड होंगे। और ये कैसे होंगे, ये लाइटली होंगे, ठीक है ना, या लाइटली होंगे, ठीक है ना, या फिर आप इसको लाइटली मत लिखो, नॉट डेंसली पैक्ड लिखो, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे नॉट डेंसली पैक्ड, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके पास क्या होगा, यहाँ पर आपका जो आरएनए होगा वो बनेगा, आरएनए फॉर्म, ठीक है ना, आरएनए जो होगा यहाँ पे बनेगा। बट यहाँ पर क्या होगा, आरएनए नहीं होगा, सॉरी आरएनए डू नॉट फॉर्म, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आरएनए कैसे बनेगा, ये रिएक्टिव है ना, तो आरएनए डू नॉट फॉर्म, ठीक है ना, आरएनए डू नॉट फॉर्म, बट यहाँ पे आरएनए फॉर्म्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आरएनए क्या करेगा, बनेगा, यहाँ पे आरएनए नहीं बन पाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास डिफरेंसेस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो होगा वेल क्या कहते हैं, नो वेल एक्सपोज पार्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, वेल एक्सपोज पार्ट्स नहीं होंगे इसके, है ना, इसके पास क्या नहीं होंगे, वेल एक्सपोज पार्ट्स नहीं होंगे, बट इसके पास क्या होंगे, वेल एक्सपोज पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, है ना, क्या होंगे, वेल एक्सपोज पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे को समझ में आया। तो बेसिकली मैंने क्या बताया, इसको याद करने के लिए बस वही ऊन की बॉल वाला याद कर सकते हैं कि भाई उसको पानी मतलब कलर की बाल्टी में डाला, निकाला तो ज्यादा कलर्ड हो जाएगा, दूसरी वाला जिसकी धागे को काट रखा था उसको डालेंगे तो वो फिर भी हल्का कलर्ड होगा।
ठीक है, ये डार्कली स्टेन हो जाएगा, वो थोड़ा लाइटली स्टेन रहेगा। ठीक है, वो इनएक्टिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो डेंसली पैक्ड होगा, पूरा ऊन का गुच्छा ही डाला है हमने। यहाँ पे भाई पूरे ऊन के गुच्छे से हम थोड़े स्वेटर बुन सकते हैं, तो हमें एक धागा निकालना पड़ेगा ना। जो एक्सपोज करोगे पार्ट उसे तो आरे नहीं बनेगा। अगर तुम एक्सपोज ही पार्ट नहीं रखोगे पूरे गुच्छे, तो तुम कहोगे तो गुच्छा थोड़े बनेगा। तो आरे ने क्या होगा, उससे फॉर्म नहीं होगा। याद है, समझ में आया? ठीक। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय।